हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। शिव धनुष टूटने के साथ सीता स्वयंवर की खबर मिलने पर परशुराम जनकपुरी में स्वयंवर स्थान पर आ जाते हैं। हाथ में परसा लिए क्रोधित हो धनुष तोड़ने वाले को सामने आने, सहस्त्रबाहु की तरह दंडित होने और न आने पर वहां उपस्थित सभी राजाओं के मारे जाने की धमकी देते हैं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए राम आगे बढ़कर कहते हैं कि धनुष भंग करने का बड़ा काम उनका कोई दास ही कर सकता है। परशुराम इस पर और क्रोधित हो जाते हैं कि दास होकर भी उसने शिव धनुष को क्यों तोड़ा। यह तो दास के उपयुक्त काम नहीं है। लक्ष्मण परशुराम को यह कहकर और क्रोधित कर देते हैं कि बचपन में शिव धनुष जैसे छोटे कितने ही धनुषों को उन्होंने तोड़ा, तब वे मना करने क्यों नहीं आए। अब जब पुराना और कमजोर धनुष श्री राम के हाथों में आते ही टूट गया तो क्यों क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम जब अपनी ताकत से धरती को कई बार क्षत्रियों से हीन करके ब्राह्मणों को दान देने और गर्भस्थ शिशुओं तक के नाश करने की बात बताते हैं तो लक्ष्मण उन पर शूरवीरों से पाला न पड़े जाने का व्यंग करते हैं। वे अपने कुल की परंपरा में स्त्री, गाय और ब्राह्मण पर वार न करके अपकीर्ति से बचने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ स्वयं को पहाड़ और परशुराम को एक फूंक सिद्ध करते हैं। ऋषि विश्वामित्र परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मण को बालक समझकर माफ करने का आग्रह करते हैं। वे समझाते हैं कि राम और लक्ष्मण की शक्ति का परशुराम को अंदाजा नहीं है। अंत में लक्ष्मण के द्वारा कही गई गुरु ऋण उतारने की बात सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध होकर फरसा संभाल लेते हैं। तब सारी सभा में हाहाकार मच जाता है और तब श्री राम अपनी मधुर वाणी से परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और साथ साथ याद भी करें। इसके बाद आइए देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और ध्यान दें बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। उत्तर में आप क्या लिखेंगे। उत्तर आप लिख सकते हैं, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। और यहाँ पर सबसे पहला तर्क लिखेंगे आप नंबर 1, बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे, हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। ठीक है। अगला तर्क लिखेंगे, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः ही टूट गया। अगला लिखेंगे चौथा तर्क, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में श्री राम का दोष नहीं। ठीक है। और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या लिखेंगे उत्तर। आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे, राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे विनम्रता से बात की, जबकि लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान हैं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद शुरू होता है यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए।
तो कौन सा अंश बच्चों आपको सबसे अच्छा लगा आप अपने हिसाब से चाहे लिखें और चाहे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि लक्ष्मण ने कहा, यहाँ पर लिखेंगे लक्ष्मण डैश हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। ठीक है। और फिर परशुराम जी ने क्या कहा, परशुराम जी कहते हैं, यहाँ पर लिखेंगे परशुराम डैश करके लिखेंगे, अरे राजपुत्र तू काल के बस में आकर ऐसा बोल रहा है, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है, यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। आई बात समझ में। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं और चाहे अपने हिसाब से। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है चौथा प्रश्न आपके लिए, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। और यहाँ पर आपके लिए पद्यांश हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। ठीक है। अगला है तीसरा, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा। और फिर है मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अवरक दलन, परसु मोर अति घोर। ठीक है, तो ये पद्यांश है आपके लिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं, परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। अगला है बच्चों फिर पांचवा प्रश्न, यहाँ पर लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो बच्चों आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। और यहाँ पर विशेषताएं लिखेंगे। नंबर 1, सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। ठीक है। दूसरा लिखेंगे, दूसरी विशेषता, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और शोभरहित होते हैं। ठीक है। तीसरी विशेषता लिखेंगे, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। ठीक है। चौथी विशेषता, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। अगली विशेषता पांचवी, वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। ठीक है। अगली विशेषता बताई थी, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न कर निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं लक्ष्मण ने वीर पुरुष की बताई थी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर। अगला है बच्चों छठा प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से उत्तर लिखना है बच्चों, और चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुण व्यक्ति यानी कि वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलता पूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस एवं शक्ति का संगम है। राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपना छठे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ पद्यांश दे रखे, इनका भाव आपने स्पष्ट करना है। और नंबर 1 है यहाँ पर बच्चों, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। इसके बाद अगला है यहाँ पर, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चैत उड़ावन फूकी पहाड़ू। ठीक है। तो यहाँ पर आप इन दोनों पद्यांशों का भावार्थ लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं।
उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। ठीक है, इसके बाद पद्यांश का भाव लिखेंगे भाव और डैश करके लिखेंगे। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग करते हुए कहा, मुनीश्वर अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उठ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे पद्यांश को आप पढ़िए। यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही, जे तरजन देखी मरी जाही। ठीक है, इसके बाद है, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग और यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। और फिर भाव लिखेंगे भाव और डैश करके। भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल ना करें। ठीक है, इसके बाद तीसरा पद्यांश यहाँ पर देखें बच्चों। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूज, अयमय खांड न ऊख मया, अजव न बूझ अबूझ। ठीक है, तो इसका आप जो है सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे प्रसंग। इसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी के वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि पर हंसते हैं। और इसके बाद इसका भाव लिखेंगे, हेडिंग डालकर लिखें भाव। परशुराम जी बार बार कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं कि गादी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिन्हें ये गन्ने की खांड समझ रहे हैं, ये तो लोहे से बनी तलवार यानी खड़क की भांति हैं। इस समय परशुराम जी की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के बस में है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है यहाँ पर, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पर आपने पूरा पाठ तो पढ़ लिया होगा बच्चों, तो आप कैसे लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं, तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा सरस है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, चौपाई, छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 8वें प्रश्न का उत्तर। 9वां प्रश्न है बच्चों, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए नंबर 1 लिखेंगे, बहुधनहि तोरी लड़काई, कबहु न असिरिसि कीन गुसाई। ठीक है, लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष के टूटने पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तब हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। दूसरा लिखेंगे यहाँ पर, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अवरक दलन, परशु मोर अति घोर। तो यहाँ पर परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। ठीक है, अगला व्यंग्यात्मक पद्यांश है यहाँ पर, गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूज, अयमय खांड न ऊख मया, अजव न बूझ अबूझ। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग करते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी जिन राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, उन्हें चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है।
वे लोहे की तलवार की गन्ने की खांड से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 10वां प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। और यहाँ पर पंक्तियाँ आपके लिए नंबर 1, बालक को बोली बधाओ नहीं तो ही। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार, हेडिंग डाल के लिखेंगे। उक्त पंक्ति में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा आपके लिए कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, उक्त पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरा लिखेंगे उपमा अलंकार और डैश करके लिखेंगे कोटि कुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान बताया गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पद्यांश पढ़ते हैं। तुम्हें तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। आई बात समझ में। इसके बाद फिर लिखेंगे दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई पर अर्थ भिन्नता नहीं है, यानी कि अर्थ सेम है। ठीक है, इसके बाद बच्चों चौथा पद्यांश पढ़ेंगे। लखन उतर आहुति सरिस, बिरगुबर कोप कृषानु, बढ़त दे की जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, उतर आहुति सरिस बिरगुबर कोप कृषानु में उपमा अलंकार है, तो आप ध्यान दें यहाँ पर सरिस में क्या है, उपमा अलंकार। इसी प्रकार जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं। आई बात समझ में। इसके बाद लिखेंगे आप रूपक अलंकार और डैश करके लिखेंगे रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपके 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर आते हैं आपके लिए रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न है। और पहला प्रश्न यहाँ पर सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर आपको पक्ष और विपक्ष में अपना मत प्रकट करना है। सबसे पहले लिखेंगे पक्ष। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान न दे और शिक्षक उस पर क्रोध न करे तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। यदि कोई लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग बिना क्रोध किए देखते रहें तो न्याय की रक्षा कैसे होगी। आई बात समझ में। इसके बाद लिखेंगे आप विपक्ष में विचार, हेडिंग डालकर लिखेंगे क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह भी आप पर क्रोधित होगा, उनका क्रोध देखकर आप और क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध में आप प्रथम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और समय का भी अपव्यय होता है। आई बात समझ में। ये था विपक्ष में। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर? आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, और चाहे तो ऐसे लिखें, मेरा व्यवहार राम और लक्ष्मण के बीच का होता। मैं लक्ष्मण की तरह परशुराम के अहंकार को दूर जरूर करता, किंतु उनका अपमान कभी न करता। मैं शायद अपनी बात लक्ष्मण की तरह जोर जोर से बोलकर उनके समक्ष रखता। अगर वे सुनते तो राम की तरह विनम्रता और शांति से उन्हें समझाता। आई बात समझ में। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से उत्तर लिखना है बच्चों। अपने मित्र के बारे में उसकी विशेषताएं लिखनी है। उत्तर में चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रसंग से मुझे अपने 3वीं कक्षा के मास्टर जी की याद आती है। उनका नाम मनोहर शर्मा था। उनका स्वभाव बहुत कठोर था, वे बहुत गंभीर रहते थे। स्कूल में उन्हें कभी हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा जाता था। वे विद्यार्थियों को कभी कभी मुर्गा भी बनाते थे। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। सभी लड़के उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि उनके जैसा सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था।
ठीक है, और चाहे तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। तो आप कहानी तो खुद से लिख सकते हैं बच्चों, और चाहे तो इस हिसाब से भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको बता रहे हैं हम। हमारी कक्षा में राजीव जैसे ही प्रवेश करता है, सभी उसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर संबोधित करने लगते थे। राजीव बचपन से ऐसा नहीं था, किसी दुर्घटना के शिकार स्वरूप उसकी यह हालत हो गई थी। राजीव की सहायता करने की बजाय सभी उसका मजाक उड़ाने लगते थे, परंतु राजीव किसी से कुछ न कहता, न बोलता, चुपचाप अपना काम करते रहता और न ही कभी किसी शिक्षक से बच्चों की शिकायत करता। ऐसे लगता मानो वह किसी विचार में खोया है। सारे बच्चे दिन भर उधम मचाते उसे तंग करते रहते थे, परंतु वह हर समय पढ़ाई में मग्न रहता। और इसका परिणाम यह निकला कि जब विद्यालय का 10वीं का वार्षिक परिणाम निकला तो सब विद्यार्थियों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि राजीव अपने विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम आया था। वही विद्यार्थी जो कल तक उस पर हंसते थे, आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उसकी शारीरिक क्षमता का उपहास उड़ाने वालों का राजीव ने अपनी प्रतिभा से मुंह सील दिया था। चारों ओर राजीव के ही चर्चे थे। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में पूर्ण अंगों वाले विद्यार्थी भी पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में एक विकलांग युवक की इस सफलता से यही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है। हमें लोगों को उन्हें शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि प्रतिभा से आंकना चाहिए। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप चाहे तो लिखें और चाहे अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर 5वां, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। तो किया है बच्चों कभी? उत्तर में आप लिख सकते हैं, अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। एक दिन उनके यहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। हमने जाकर देखा तो बच्चों के पिता उन्हें मजदूरी पर न जाने की वजह से पीट रहे थे। हमारे मोहल्ले वालों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों 6ठा प्रश्न यहाँ पर, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो जानते हैं बच्चों आपके क्षेत्र में भी बोली जाती है क्या? उत्तर में आप लिख सकते हैं, आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध में बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस 6ठे प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप चाहें तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और अपनी अच्छी सी परीक्षा की तैयारियां करें। और हर रोज इसी प्रकार कक्षा 10 हिंदी क्षितिज के सारे पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।